तो आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये देखा था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण कि आखिर इतना बड़ा देश है, क्या ऐसा हुआ कि भारत में राष्ट्रीयता नामक तत्व उदित हुआ और लोग इसी राष्ट्रीयता के आधार पर इकट्ठे हुए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और उसमें आपने देखा था कि एक लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया हुआ था, तो उस इल्बर्ट बिल का विरोध खूब हुआ अंग्रेजों द्वारा, और संगठित विरोध के कारण लॉर्ड रिपन जैसा उदारवादी वायसराय उसको इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था। संगठित विरोध का पहला उदाहरण हम लोगों ने देखा कि कैसे थोड़े से लोग संगठित होकर के अगर विरोध किए तो कैसे सफलता प्राप्त की। तो हमारी आँख खुली कि हम लोग भी अपनी समस्याओं के लिए यदि संगठित होकर विरोध करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से दिखेगा। सन 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हो रही है, एक बड़ा संगठन बन रहा है। उससे पूर्व खास करके बंगाल में, बम्बई में, थोड़े से एक आध संगठन पूना में और मद्रास में कुछ संगठन बने। वो संगठन व्यापक क्षेत्र को नहीं कवर कर रहे थे और किसी खास वर्ग को ही लेकर के बने हुए थे। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि जब भी कोई बड़ा संगठन बनता है उससे पहले प्रयोग के तौर पर या कोई नई चीज़ बनती है, भारत के लिए ये चीज़ नई थी, तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़े उद्देश्यों के लेके अपना संगठन बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ भूलें हो जाती हैं उसको सुधारते हैं और सीखते सिखाने के क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारा आत्मविश्वास भी आगे बढ़ता है कि कैसे हम आगे बढ़ा के ले जाएंगे। और इसी क्रम में हम लोग पश्चिम बंगाल से शुरू करके और फिर बम्बई, मद्रास, आज उन संगठनों को देखते हैं कि जिन्होंने कांग्रेस से पूर्व एक तरह से छोटे दायरे में बेशक थे लेकिन हमारे अनुभव के लिहाज से अच्छे थे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखने की ज़रूरत है उन संगठनों से जो हमें अनुभव मिले उसके आधार पर हम एक बड़ा संगठन तैयार कर पाए। साथ ही यह देखने की ज़रूरत है कि दक्षिण भारत का खास करके बंगाल, मद्रास और मुंबई वाला जो इलाका है वो चूँकि अंग्रेज़ों के अधीन सबसे पहले आया था, तो वहाँ पीड़ा या दुष्प्रभाव उसका पहले दिखा। वो लोग उस पीड़ा से पहले प्रभावित हुए और पहले इकट्ठे भी हुए और उन लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए कुछ संगठन बनाए। और सीखने सिखाने के क्रम में यह सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि इससे या इस पोर्शन से हमारे कितने प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं। तो यहाँ संगठन और उनका गठन किसने किया और किस सन में बने, ऐसे प्रश्न खास करके कूट मिलाने को, या कभी कभी कोई संगठन दे दिए उसके निर्माण का सन दे दिए, उसमें कुछ गलत कर दिए, 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे और हमसे मिलवाएंगे उसमें। आजकल तो आपने देखा ही कि प्रश्नों में यह है कि क्या सही नहीं है, 3 सही रहेगा 1 सही नहीं रहेगा तो कहेंगे कि क्या इसमें सही नहीं है। इसके माने हमें 4 के चारों को जानना चाहिए। और वैसे भी इतिहास में स्थान और समय का बड़ा महत्व होता है, उसी के आधार पर ही हमारी इतिहास की समझ चलती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं कि उन्हें हमें थोड़ा सा बार बार रिपीट करके अभ्यास करके मन मस्तिष्क में ले आना रहता है और उस पर आधारित जो प्रश्न आए हुए हैं उनके दृष्टिगत हमें देख पाते हैं कि इनके वापस फिर से आने की कितनी संभावना है। साथ ही एक समझ विकसित हो जाती है कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम उन्हें कैसे करेंगे। तो खास करके इसमें संस्थाएं, उनके स्थापना वर्ष और संस्थापक, इसी से संबंधित अधिकतर प्रश्न आए हुए हैं जिसकी चर्चा अभी हम लोग करते हैं। देखिए जैसे है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स
सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी क्या है? ये जमींदारों का संगठन था और द्वारिकानाथ टैगोर इन्होंने इसको स्थापित किया था। कब? 1838 में। बिल्कुल पहली संस्था है ये, प्रथम संस्था है। यह जो है बेसिकली जमींदारों के हितों से संबंधित है, जमींदारों के हितों से संबंधित है, जमींदारों के हितों से संबंधित संस्था थी, जमींदारों के हितों से संबंधित। आपको पता है कि अंग्रेज आए थे तो पहले तो भूभाग पर ही कब्जा किए और उस समय भू राजस्व ही आय का प्रमुख स्रोत था और हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, तो उनका हित सबसे पहले प्रभावित हुआ, उनका नुकसान ज़्यादा हुआ। तो जिसका ज़्यादा नुकसान होगा वो अपने नुकसान से बचाव के लिए पहले इकट्ठा होगा। तो इस बात की, इस संस्था की सबसे पहली विशेषता यही है कि एक तो जमींदारों के खिलाफ, वो जमींदारों के हितों से संबंधित संस्था थी। दूसरी चीज़ है कि द्वारिकानाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था और 1838 में। तो यह तथ्य भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और लैंड होल्ड सोसाइटी तो है ही, जमींदारों के हितों से संबंधित संस्था है। इसकी विशेषता क्या है कि संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ यहीं से होता है। इसके पहले हमें कोई संस्था ऐसी नहीं दिखती है जो संगठित राजनीतिक प्रयास करती रही हो। इस मामले में इसकी नंबर 1 की विशेषता यह है कि पहली संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ किया। एक बात। दूसरी बात, शिकायत निवारण है तो संवैधानिक उपचारों का प्रयोग कर रही है संस्था। जैसे कोई शिकायत करनी है तो संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करने वाली ये पहली संस्था बन रही, पहली संस्था ये हो रही है कि ये दो चीज़ें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो संगठित राजनीतिक शुभारंभ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ है कि कोई शिकायत होनी है तो संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करने वाली ये पहली संस्था हो रही है। तो अगर हमको ये याद है, लैंड होल्डर सोसाइटी किसने स्थापित किया? द्वारकानाथ टैगोर। और यह सन, अक्सर यही पूछ लेते हैं। संगठित राजनीतिक प्रयास का पहला प्रयास है और कोई शिकायत होनी है तो उसका निवारण संवैधानिक तरीकों से करने वाली पहली संस्था है। ये हम लोगों ने देखा। फिर अगली संस्था बन रही है 1838 के बाद। देखिए 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कौन बना रहे हैं? जॉर्ज थॉमसन बना रहे हैं। उद्देश्य इसका क्या है? भारतीयों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना और उनका प्रचार करना। माने भारतीयों की वास्तविक स्थिति कैसी है। हमारे देश में पहले से भी आज भी ग्रामीण जनसंख्या खूब है और उनकी वास्तविक स्थिति क्या है और उनकी स्थिति की जानकारी लेना और उनका प्रचार करना, ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही दूसरा क्या है? जनता की उन्नति तथा न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तथा कानूनी साधनों का प्रयोग करना। जो चीज़ लैंड होल्डर सोसाइटी कर रही है उसी का आगे प्रयास ये हो रहा है कि जनता की उन्नति तथा न्यायपूर्ण अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तथा कानूनी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। जिस हिसाब से अंग्रेज यहाँ नियम कानून और तमाम चीज़ें ले आए हैं तो उसी के जवाब में शांतिपूर्ण तथा कानूनी साधनों का प्रयोग करते हुए ये संस्था आगे बढ़ रही है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन। और ये विशेष तौर पर सन हमें याद रखना रहेगा। कूट मिलाने के क्रम में यह प्रश्न अक्सर हमसे पूछा जाता है। तीसरी संस्था है हमारी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। राधाकांत देव 1851। देखिए 38 में बनी एक संस्था, फिर 43 में बन रही है, फिर 1851 में बन रही है। और नाम में थोड़ी सी भिन्नता देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है तो अभी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गई। कहने का मतलब इसका विस्तार और ज़्यादा हो रहा है और इसको राधाकांत देव बना रहे हैं 1851 में। इसी के प्रयासों से जो 1853 का चार्टर एक्ट आया था उसमें 6 सदस्यों को और जोड़ा गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी बन रही है उसमें इसी संस्था के प्रयास से 6 सदस्य और जोड़े गए। ये देखिए आप,
1853 में चार्टर एक्ट आया हुआ था। इसी संस्था के प्रयास से 6 सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जोड़ दिए गए, जिसमें यह था कि जब संख्या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में बढ़ेगी तो उसमें हम लोग मांग करेंगे कि भारतीयों की भी भागीदारी हो, उनको भी उचित अनुपात इसमें मिले। दूसरे जमींदार एक वर्ग इसमें जुड़ा, व्यापारी जुड़ा और बुद्धिजीवी। अब धीरे धीरे सामाजिक दायरे का विस्तार हो रहा है, तो जमींदार एक वर्ग जुड़ गया इसमें, व्यापारी जुड़ा और बुद्धिजीवी लोग भी इस संस्था से जुड़े। इसी संस्था ने और क्या किया, 1860 में प्रथम बार आयकर लगा हुआ था, तो इसी संस्था ने पहली बार आयकर का विरोध किया और यह संस्था अपने एक पत्र हिंदू पैट्रियट के द्वारा ही अपना सारा कार्यक्रम चलाती थी, माने विरोध करती थी, पत्रिकाओं में लिखती पढ़ती थी। ये हिंदू पैट्रियट, ये आपको जानने की जरूरत रहेगी कि हिंदू पैट्रियट क्या कार्य करता था। और यह प्रश्न तो कई बार बना है कि प्रथम बार आयकर कब लगा और इसका किसने विरोध किया। ये प्रश्न 1860 हमें सन याद रखना रहेगा, ठीक है। एक चौथी संस्था यहाँ फिर से आगे बन रही है शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में 1875 इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। जब हमसे कभी प्रश्न मिलवाते हैं तो क्या करेंगे, इंडियन लीग लिख देंगे, सामने कोई दूसरा नाम लिख देंगे और हमसे मिलवाते हैं, या इंडियन लीग लिख दिए और ये सन लिख देते हैं और फिर हमसे मिलवाते हैं। यदि हमें याद नहीं है तो हम इसको सहज में ही गड़बड़ कर देते हैं, या हम ठीक भी कर सकते हैं अगर हमें याद है तो। और ये इंडियन लीग नामक जो संस्था है, एक पत्रिका चला रही थी, अमृत बाजार पत्रिका। इसी पत्रिका के माध्यम से इंडियन लीग, विशेष तौर पर शिशिर कुमार घोष, यही इसके संपादक और मालिक भी थे, यही चलाते थे शिशिर कुमार घोष। और इसी अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। उस समय के जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, अपने पत्र पत्रिका या अपने संवाद के माध्यम से लोगों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार ही पहले कर रहे थे। ये बात और हो सकती है कि उनका दायरा थोड़ा सा कम रहा हो, लेकिन ज़्यादातर उनकी कोशिशें यही थी कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाएं, शिक्षित हो जाएं। और शिक्षित हो जाएंगे तभी उन्हें अपनी पीड़ा का भी एहसास होगा और पीड़ा के निवारण के लिए खुद कुछ प्रयास कर सकेंगे। सारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य यही था। तो इसमें इंडियन लीग वाले में शिशिर कुमार घोष 1875 और अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत बार प्रश्न बना है कि अमृत बाजार पत्रिका किसके नेतृत्व में छपती थी, तो शिशिर कुमार घोष हमें याद रखना है, हो जाएगा हमारा काम। और एक संस्था इधर बनी है पश्चिम बंगाल में, इंडियन एसोसिएशन, ये इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस और 1876, ये संस्था कई बार पूछी गई है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसका क्या कार्य क्या था, जनमत की शक्तिशाली संस्था का गठन करना, भारतीयों को इकट्ठा करना, हिंदू मुस्लिम के बीच मैत्री को बढ़ाना और सिविल सर्विसेज आंदोलन का विरोध इन्होंने किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया, इल्बर्ट बिल का विरोध किया, आर्म्स एक्ट का विरोध किया। और आगे चल करके सन 1883 में और फिर 85 में 2 बार इस संस्था ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब हुआ पूरे देश के बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा किया, सन 1883 में और फिर सन 1885 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1885 में और उधर कांग्रेस की भी स्थापना हो रही थी, तो यही होता है कि उस समय का कौन सा एक बुद्धिजीवी था जो कांग्रेस की स्थापना में चाह करके भी सहयोग नहीं कर सका या पहुंच नहीं सका। तो चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन चल रहा था तो ये अपनी संस्था में बिजी थे, इसी वजह से कांग्रेस की स्थापना में ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो सके थे। यह प्रश्न कई बार बना है। जैसे सामान्य रूप से मन करेगा कि भाई ये इतने सक्रिय रहे हैं तो ये तो रहे ही होंगे, लेकिन चूंकि इनकी संस्था स्वयं 1885 में जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस का चल रहा था सम्मेलन, उसमें शामिल होने की वजह से ये शामिल नहीं हुए, जबकि पूरी तरह से मन मस्तिष्क से थे कि कांग्रेस की स्थापना हो और वो भी इसमें भागीदारी करें। तो ये प्रश्न आपका बनता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी चाहते हुए भी क्यों नहीं शामिल हुए थे, तो इसको हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। ये अब बम्बई में भी कुछ संस्थाएं बनी थी और यहाँ भी वही हाल है। बम्बई एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी 1852 से बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, जो बम्बई प्रेसिडेंसी वाला स्थान है उसमें दादा भाई नौरोजी बड़े सक्रिय रहे हैं और 1852 में बम्बई एसोसिएशन के नाम से इन्होंने एक संस्था का गठन किया। तो हमें इस सन को खूब ठीक से ध्यान रखना रहेगा, कौन बनाया ये ध्यान रखना रहेगा। समय समय पर ज्ञापन देना ताकि हानिकारक समझने वाले नियम कानून न बनने पाए, ये इस संस्था का मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। बस इतना जानने की जरूरत है कि बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852 समय समय पर ज्ञापन दे करके, चूँकि उसमें संवैधानिक संस्थाओं में इनका बड़ा विश्वास था, तो ज्ञापन देते थे और ये कोशिश करते थे कि ऐसा कोई कानून न बनने पाए जो भारतीयों के हितों के खिलाफ हो। नंबर 2, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसे 3 लोगों ने मिलकर बनाया, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ। इनका भी यही कार्य था, लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार करना। सारी संस्थाओं का मोटा मोटा कार्य यही था कि जो हमारे लोग हैं वो जागरूक हो सकें राजनीतिक रूप से, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, इसके प्रति जागरूक हो सके। सभी का प्रयास ये था, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने परस्पर संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, सबकी कोशिशें यही थी मुख्य रूप से। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को हम लोग देखेंगे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यही प्रश्न हमसे कूट मिला के पूछते हैं। और बम्बई के ही बगल एक स्थान है पूना, पूना में भी एक संस्था बनी, पूना सार्वजनिक सभा, एम.जी. रानडे और गणेश वासुदेव जोशी के नेतृत्व में सन 1870 में। ठीक, इसका कार्य क्या था? सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं, एक चीज, और अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार चाहती क्या है, उसके उद्देश्य को जानना और अपने अधिकार हम कैसे प्राप्त करें। मूल रूप से इसी पर पूना सार्वजनिक सभा का फोकस था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं, ये क्या चाह रही है, और हम अपने लोगों को कैसे अधिकार हमें मिले, इसकी कोशिश में ये संस्था पूना सार्वजनिक सभा लगी हुई थी, जो एम.जी. रानडे और गणेश वासुदेव जोशी के नेतृत्व में गठित हुई थी सन 1870 में। हमको ये जरूर ध्यान रखना रहेगा। और फिर तीसरा स्थान है, चौथा एक तरह से मद्रास। मद्रास में भी 2 संस्थाएं बनी हैं मुख्य रूप से। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये जरा नाम दक्षिण भारतीय नाम है तो थोड़ा कठिन है, इसको हम लोगों को याद रखना रहेगा। गजूलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी और 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक, इनका कार्य क्या रहा है? इनका कार्य थोड़ा सा है, हो सकता है ध्यान कभी जाए तो पूछ लिया जाए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी इन्होंने निंदा की थी। 52 में संस्था गठित हुई है और 57 में 1857 का विद्रोह हुआ था, इसी कारण इसका अस्तित्व शीघ्र समाप्त हो गया। भाई 1857 का विद्रोह भारतीयों के हृदय में हमेशा जीवित रहा। कारण ये है कि हम लोगों की जो पीड़ा थी उसको निवारण का एक उपाय सूझ रहा था कि हम विद्रोह करके, कोशिश करके अंग्रेजों को भगा देंगे। यद्यपि हम उसमें असफल हो गए, हम लोग सफल नहीं हो पाए, जिसके कई कारण थे। लेकिन यह संस्था मद्रास नेटिव एसोसिएशन क्या करी, 1857 के विद्रोह की निंदा की, जबकि उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसकी पवित्रता हम लोगों के हृदय में जीवित रही।
और इसी कारण से ये जनता में ये संस्था ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। लेकिन चूँकि बनी थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, और पेपर सेटर के दिमाग में रहता है कि कोई ऐसा प्रश्न उठा लें जहाँ से हो सकता है बच्चों की कम तैयारी हो, फंस जाएं हम, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इसको बार बार रट करके पढ़ करके ध्यान से सन और कौन स्थापित किया इसको याद कर लेंगे। ठीक है। और एक संस्था बनी है मद्रास महाजन सभा। कई बार एक प्रश्न आया है मद्रास महाजन सभा, ये जो है एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, ये पेपर सेटर का बड़ा लोकप्रिय प्रश्न रहता है कि यही बच्चों को फंसावें। ये तीन नाम एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू 1884 में गठित संस्था है, और 1885 में अभी कांग्रेस का गठन होने वाला है। माने गठन से जस्ट पूर्व आपसे अभी पूछ सकते हैं कि मद्रास में, मद्रास राज्य में, मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सी ऐसी संस्था रही जो कांग्रेस की लगभग स्थापना से पूर्व स्थापित हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये है 1884 में स्थापित हुई। कौन कौन बनाए? एक तरह से वीर बनाए, सुब्रमण्यम बनाए और आनंद बनाए। ये देखना है ना, तीन लोग। तो इन्हीं में से तीन लोगों का नाम कहीं अदल बदल कर देंगे और हमसे पूछते हैं कि मद्रास महाजन सभा को कौन नहीं बनाया था। ऐसे करके किसी न किसी तरह से हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये नाम इसका याद रखना है, इसका सन याद रखना है। और यह संस्था भी विशेष तौर पर किसानों पर अपना फोकस कर रही थी, किसानों के हालात पर विशेष चिंता व्यक्त की। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर थी। भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। ज़्यादातर लोग हमारे खेती पर ही निर्भर थे उस समय। चूँकि एक समय तो हमारे पास उद्योग अच्छा था, खास करके लघु एवं कुटीर उद्योग वो अच्छा था। लेकिन कुछ मुस्लिम शासकों के समय में फिर अंग्रेज़ों ने जानबूझ के ऐसी व्यवस्था चलाई कि हमारे कुटीर लघु उद्योग जो हैं और जो भी बड़े उद्योग थे वो सब नष्ट हो गए थे। तो ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, और उसमें मौसम की मार, अकाल, सूखा, ये सारी चीज़ें रहती थी। तो जनता हमारी, खास करके किसान, बड़े परेशान रहते थे। तो किसानों के हालात पर इसने, संस्था ने बड़ी चिंता करी। और किसान चिंता वैसे सभी जितनी संस्थाएं बनी हैं सभी लोग करते थे, लेकिन ये कि चिंता करने और जानने के लिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एक सामान्य शिक्षा तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो वह वर्ग जो थोड़ा शिक्षित हो गया था, जो जागरूक हो गया था, वह वर्ग क्या कर रहा था कि संस्थाओं की स्थापना करके अपने लोगों को समझा और बता रहा था कि कैसे अंग्रेज आपके संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं और जो कर मिल रहा है उसको बाहर भेज रहे हैं। साथ ही ये जो है आपकी जो समस्या है उसकी मूल कारण में यही लोग हैं। जब ये संस्थाएं बनी और इन संस्थाओं से जो हमें अनुभव आए, जो हमने सीखा, समझा, जाना, उसके बाद ही हम लोग एक बड़ा संगठन बनाने में सफल हुए जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका यह प्रयास रहा कि इन संस्थाओं के द्वारा, इन मतलब बंगाल में, मद्रास में, बम्बई में, पूना में, ये जो छोटे दायरे में संस्थाएं स्थापित हुई थी, ये संस्थाएं जो भी अनुभव ले आईं उसके आधार पर हम एक नई चीज़, बड़ी चीज़, बड़ा फलक लिए हुए बनाने में सफल हुए। और सफल ही नहीं हुए, हमने ऐसी अपनी यात्रा शुरू करी कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी प्राप्त कर ली। तो ये जो चैप्टर है, एक तरह से आप देखेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, लेकिन जो पेपर सेटर हैं उन्हें लगता है कि इसमें छोटे छोटे तथ्य हैं, तमाम संस्थाएं बनी हैं। तो क्या करेंगे कि संस्थाएं और उनके निर्माण वर्ष या संस्थाएं, उनके निर्माणकर्ता का नाम थोड़ा अदल बदल करके पूछेंगे कि इसमें कौन सुमेलित है या कौन सुमेलित नहीं है। एक दो प्रश्न अक्सर इससे रहे हैं। इसमें ऐसा कोई बड़ा तत्व नहीं है कि जिसको खूब ज़्यादा समझ करके आप रख लें। ये ऐसा एक तरह से पार्ट है कि इसमें आपको थोड़ा सा रटना रहेगा, सन आपको रटने रहेंगे, साथ ही साथ ये देखना रहेगा
कि कौन इसको स्थापित किया है। तो थोड़ा सा इसको दोहराव करके हम लोग इस पार्ट को ठीक कर लेंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग फिर से जब कांग्रेस की स्थापना कल कर लेंगे और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अपने राष्ट्रीय आंदोलन की गति को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।